फ्रॉम सीजन 1 एपिसोड 10th या फिर कहें कि फिनाले ऑफ द सीजन, जहां पर हमें कई सारे सवालों के जवाब मिलने तो वाले हैं मगर इसी के साथ कुछ और राजों से पर्दा भी उठने वाला है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम एलिस और फातिमा को देख पाते हैं जो कि अपने इस कंटिन्यूड रिलेशनशिप के अंदर काफी ज्यादा कंफ्यूज थे। वहीं जेड जैसे कि रास्ता मिल चुका था उस इलेक्ट्रिसिटी को पाने का, वहीं जंगल के अंदर हम सेरा और बॉयड को देख पाते हैं जो कि घबरा चुके थे अपने बाहर मौजूदा मॉन्स्टर्स की वजह से। और यहीं से ही एपिसोड की कंटिन्यूटी होती है जहां पर हम छोटे ईथन और उसकी बड़ी बहन जूली को देख पाते हैं जो कि इस वक्त अपने वही पुराने खेल खेलने लगते हैं, यानी कि उंगलियों के अंदर छोटे से मॉन्स्टर्स को डाल करके एक दूसरे को जान से मार देने की धमकी देना। इसी बीच इनके घर पर जेड पहुंच जाता है और जिम को जोर जोर से चिल्लाकर बुलाने लगता है और कहता है कि देखो मैंने ढूंढ ही लिया, फाइनली बिजली की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। पास ही मौजूदा लैंप को वो निकालकर बल्ब को जलाता है और फिर उसमें खुद का तार लगा देता है जिसके अंदर एक एयर ब्लोअर था और वो इस बिजली की मदद से चलने भी लगा था। जहां पर जिम कहता है कि यार तुमने तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल डाला, इतनी बिजली से तो हम काफी टाइम काफी दिनों तक उस मैसेज को ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो चलो फिर देरी किस बात की, चलते हैं सीधा अपने टावर पर। वहीं हम बॉयड और सेरा को देख पाते हैं जो कि रात के हुए भयानक हादसे के बावजूद भी जिंदा बच चुके थे। हालांकि उनका टेंट काफी जगह से फट चुका था मगर गनीमत इस बात की थी कि वो जिंदा थे। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो उन्हें अपने सामने पेड़ तो नजर आते हैं मगर उन पेड़ों पर मकड़ियों के ढेर सारे जाले लगे हुए थे। मीनवाइल सीन डायनर में शिफ्ट होता है जहां पर जेड अपनी ये खास खोज बाकी लोगों तक भी ट्रांसमिट करता है, बताता है कि किस तरीके से जितनी भी बैटरीज है हम उनको यहीं की ही बिजली से चार्ज कर सकते हैं। जैसे ही ये बात सब लोग सुनते हैं तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि अब वो यहाँ से यानी कि इस घोस्ट टाउन से बाहर कोई मैसेज भेज सकते थे। इस बात से सभी खुश थे, जिम भी बहुत ज्यादा खुश था। वहीं कहानी में हल्का सा ट्विस्ट आ जाता है, कहीं ना कहीं जूली को जेड पसंद आने लगता है जिसकी उसके फादर से कभी बनती ही नहीं थी। तो हो सकता है कि कहानी में आगे हमें कुछ नए रिलेशनशिप भी देखने को मिलेंगे। वहीं पर हम डोना को देख पाते हैं जो कि इस वक्त पोस्ट ऑफिस या फिर कहें कि यहाँ की जेल के अंदर कैनी के साथ बातचीत कर रही थी। वो बताती है कि मैं बॉस्टन से आई थी, जब बॉस्टन वापस जाऊंगी तो अपनी बहन की एक बड़ी कब्र बनवाऊंगी और बाकी जो लोग यहाँ से बच करके निकलेंगे हमेशा उनसे कांटेक्ट में रहूंगी। जहाँ पर कैनी भी उसे विश्वास दिलाता है कि मैं हर बार आपके साथ था हूँ और यहाँ से निकलने के बाद भी रहूंगा। इसी बीच हम क्रिस्टी को देख पाते हैं जो कि अपनी वेन में से काफी सारे केबल्स निकालने लगती है क्योंकि बिजली तो मिल गई मगर तारों की जरूरत तो अभी भी थी। जहाँ पर कैनी आकर उसकी मदद करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ खास दिखाना चाहता हूँ, ये ग्लोब मैंने अपने स्कूल टाइम में अपने दोस्त के घर से चुरा लिया था। जहाँ पर क्रिस्टी कहती है कि अच्छा बताओ जरा इस ग्लोब की खास बात क्या है। जहाँ पर कैनी बताता है कि दिखने में तो ये मानचित्र यानी कि ग्लोब पूरी दुनिया की हर जगह दिखाता है मगर इसमें एक छोटा सा कंपार्टमेंट भी है जिसके अंदर हम कोई भी चीज छिपा सकते हैं। मैंने इसके अंदर एक चिट छिपा रखी है, उस चिट के अंदर वो सारे देशों के नाम लिखे रखे हैं जहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ, उन्हें देखना चाहता हूँ, वहां पर घूमना चाहता हूँ। तो फाइनली क्रिस्टी भी उसे खोल करके वो लिस्ट देख लेती है जहाँ पर पेरिस, रोम, बेल्जियम, इटली और इसी के साथ 3-4 और देशों के नाम लिखे हुए थे। जहाँ पर क्रिस्टी कहती है कि अगर मैंने तुमसे शादी कर ली तो क्या तुम मुझे यहाँ पर लेकर जाओगे। जहाँ पर कैनी हंसते हुए जवाब देता है कि हाँ हाँ बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ हम जूली और टबीता को भी देख पाते हैं जो कि इस वक्त नेथन के बाड़े में आई थी। यहाँ पर काफी सारे औजार मौजूद थे जैसे कि खुदाई के लिए, फार्मिंग यानी कि खेती के लिए। तो यहाँ से उसे एक फावड़ा मिल जाता है ताकि उनकी घर की खुदाई वो और ज्यादा इजी वे में कर पाए। वहीं पर हम एलिस को देख पाते हैं जो कि अपनी फातिमा को यानी कि पुरानी गर्लफ्रेंड को खोने देना नहीं चाहता था, इसलिए वो बताता है कि देखो मैं आज तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ खड़ा था और दूर से तुम्हारी गाड़ी को आता देख रहा था। तुम भी करीब 4 से 5 चक्कर लगा चुकी थी। तुमने मुझे नोटिस किया था, मैंने भी तुम्हें रुकने के लिए बोला था मगर तुम रुकी नहीं। मगर जब फाइनली अंधेरा हुआ तो हमने तुम्हारे टायर फोड़ दिए और तब जाकर तुम्हें यहाँ कॉलोनी हाउस में आना ही पड़ा। सोचो अगर उस दिन वहाँ मैं नहीं होता तो तुम तो किसी और घर में चली जाती, तो फिर हमारी दोस्ती कैसे होती। जहाँ पर फातिमा उसे विश्वास दिलाती है कि दोस्त हम पहले भी थे, आज भी हैं और हमेशा के लिए रहेंगे। जहाँ पर एलिस उसकी इस बात से खुश था। मीनवाइल हम बॉयड को देख पाते हैं जो कि उन्हीं घने जंगलों में बने मकड़ी के जालों द्वारा घिरे हुए पेड़ों के बीच से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर सेरा भी उसकी मदद कर रही थी, इधर उधर जाने की कोशिश कर रही थी। तभी बॉयड को दूर से अपनी वाइफ टैली की चिल्लाने की आवाज आती है। वो एक ही दिशा में भागने लगता है। तभी उसे सामने जाल में लिपटी हुई अपनी वाइफ दिखाई पड़ती है। वो उसे बचाने के लिए उसके जाल खोलने लगता है लेकिन तभी उसके कपड़ों पर एक मकड़ी चढ़ जाती है। उस मकड़ी को हटाने के लिए वो अपने कपड़े खोल देता है और ऐसा लग रहा था मानो उस मकड़ी ने उसे काट लिया मगर कहीं पर भी कोई निशान नहीं था। सेरा भी इस इंसिडेंट को देखकर बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। वहीं घोस्ट टाउन के अंदर जिम और इसी के दोस्त जेड का अब ये टावर तैयार
तैयार हो चुका था, बस जरूरत थी तो इसे चालू करके मैसेज ट्रांसमिट करने की, जहाँ पर वो अपने बेटे ईथन को कहता है कि सबसे पहला मैसेज तुम ही भेजोगे। वहीं अगेन सीन जंगल में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम बॉयड को देख पाते हैं। एक तो पहले ही ऑलरेडी उसका हाथ एक अजीब बीमारी से ग्रसित था, यूं ही कभी सुन्न हो जाता था, कभी काम करना बंद कर देता था, और ऊपर से इतनी लंबी दूरी की चढ़ाई, तो बॉयड पूरी तरीके से परेशान हो चुका था। एक बार तो वो अपनी हिम्मत भी हारने वाला था, लेकिन सैरा उसे हिम्मत दिलाती है और कहती है कि बस थोड़ा दूर और, हम लोगों ने आज तक ये वाला हिस्सा कभी पार नहीं किया, क्या पता यहाँ से बाहर जाने के बाद कोई रास्ता नजर आए। देखो मुझे दूर एक टावर नजर आ रहा है, बस थोड़ी सी चढ़ाई और करनी पड़ेगी। वहीं जिम और उसकी पूरी टीम उस कॉलोनी हाउस के ऊपर अपना टावर लगा चुकी थी। जिसके बाद सीन मैडम टियान पर जाता है, जो कि इस वक्त अपने पति के फोटो पर हार लगाती है, अगरबत्ती करती है। तभी जेड वहां पर पहुंच जाता है और कहता है कि माना कि हम दोनों अलग अलग देश से हैं, माना कि हमारी भाषाएं अलग अलग हैं, मगर दिल का जुड़ाव एक ही है, मैं भी आपके बेटे जैसा ही हूँ। और फाइनली मैडम टियान ने भी उसे अपने बेटे के रूप में मान लिया था और ये दोनों बैठकर मिस्टर चैन के लिए प्रार्थना करने लगते हैं कि वो चैन की नींद सो जाएं। वहीं कॉलोनी हाउस के बाहर मैथ्यू और उसकी टीम ने पूरी तरीके से टावर में बिजली दे दी थी और अब मौका था सिर्फ और सिर्फ मैसेज ट्रांसमिट करने का। हर कोई अपनी फिंगर्स क्रॉस करके बैठा हुआ था कि आखिर मैसेज बाहर जाएगा तो उसे रिसीव कौन करेगा। खुशी के मारे मैथ्यू ने तो अपने बेटे ईथन को अपने कंधे पर ही बैठा लिया था और जैसे ही वो मैसेज भेजने वाले थे कि तभी बादल गरजने लगते हैं। अचानक से शाम होने लगती है, वो भी बहुत ज्यादा जल्दी, और थोड़ी ही देर में बारिश भी गिर जाती है। अब जहाँ एक तरफ बारिश के अंदर बॉयड और सैरा मिलकर के उस ऊपर मौजूदा टावर की तरफ जाने लगते हैं, वहीं पर कॉलोनी हाउस के द्वारा बनाया गया टावर पूरी तरीके से भीगने लगा था। इनके इक्विपमेंट भी गीले होने वाले थे, मगर फिर भी कैसे तैसे मैथ्यू अपनी हिम्मत नहीं हारता। एक मैसेज वो भेजने की ट्राई करता है। डोना बार बार चिल्लाती है कि देखो सामानों को अंदर ले आओ, अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो तुम्हारी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। जबकि मैथ्यू कहता है कि बस मुझे 5 मिनट और दे दो, मैं यहाँ तक पहुंचकर पीछे नहीं मुड़ सकता। और जैसे ही वो मैसेज भेजता है तो सामने से रिप्लाई आता है कि क्या आप हमें सुन पा रहे हैं। जहाँ पर मैथ्यू कहता है कि हाँ बिल्कुल, हम एक घोस्ट टाउन में फंसे हुए हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश आ रही है, हम करीबन 100 से ज्यादा लोग हैं और हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। तभी सामने से रिप्लाई आता है कि इस वक्त तुम सबको नहीं, सिर्फ तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी बच्ची को मदद की जरूरत है, जल्दी से घर भागो। तुम्हें क्या लगता है कि ये मैसेज यहाँ से बाहर जा पाएंगे? जब तक हम यहाँ पर हैं कोई मैसेज जा नहीं पाएगा। मैथ्यू बुरी तरीके से डर चुका था, वो भागकर सीधा अपने घर की ओर जाने लगता है। मीनवाइल हम टबीथा और जूली को देख पाते हैं, जो कि अपने घर की बेसमेंट की खुदाई करते हुए एक और नीचे फ्लोर में गिर चुके थे। यहाँ इस वक्त हम विक्टर को देख पाते हैं, जो कि बताता है कि ये जगह इन सभी वैशी दरिंदों के दिन में सोने का प्लेस है। वो लोग इस वक्त यहाँ से दूर हैं, मगर जल्द ही आने वाले होंगे। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा अपनी जान बचाने के लिए। तो जूली अपनी जान बचाने के लिए विक्टर के साथ आगे निकल पड़ती है। वहीं पर सीन जंगल में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि अंधेरा होने वाला था। वो सभी वैशी दरिंदे बाहर निकलने वाले थे, जहाँ पर सैरा बताती है कि मैं उनसे बात करती रहती हूँ, हो सकता है कि शायद वो मुझे नुकसान ना पहुंचाए, मगर आपको जान से मार डालेंगे। ये सामने पेड़ दिख रहा है, इसके अंदर एक होल है, प्लीज आप इसके अंदर छिप जाइए। और जैसा कि ये सारे के सारे पेड़ तिलस्मी हुआ करते थे, इनके अंदर जाने वाला शख्स कहीं पर भी निकल सकता था। तो जैसे ही बॉयड इसके अंदर जाता है तो अचानक से एक ऐसी चिमनी में पहुंच जाता है जहां पर चारों खाने चित्त थे, यानी कि वो बिल्कुल बंद गुफा जैसा था। चारों दीवारें बहुत ज्यादा करीब थी, यानी कि बॉयड पूरी तरीके से फंस चुका था, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। वहीं एपिसोड की एंडिंग में हम देखते हैं कि इस भरी बरसात में यहाँ पर लोगों का एक और ग्रुप पहुंच जाता है, यानी कि एक और बस भटक करके इस घोस्ट टाउन में पहुंच चुकी थी। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो क्या इसके नेक्स्ट सीजन में बॉयड यहाँ से निकल करके अपनी जान बचा पाएगा, या फिर ये लोग जो बस में यहाँ तक आ पहुंचे हैं ये लोग भी जिंदा बचेंगे या नहीं? क्या सैरा रात भर उस बिना तिलस्मी पत्थर के जंगल में अपनी जान बचा पाएगी? और क्या विक्टर इन भूतों की नीचे वाली नगरी में होने के बावजूद भी जूली और बाकी के लोगों की हेल्प कर पाएगा? या क्या फिर जिम एक और नया रेडियो सिस्टम बना करके किसी और देश, किसी और जगह पर अपना मैसेज ट्रांसमिट कर पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब तो आपको इसके नेक्स्ट सीजन में ही मिलेंगे, जो कि हम जल्द ही लाने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, जितना आपके घर में मोबाइल फोन्स हैं उन सभी में वीडियोस चला करके छोड़ें, ताकि हम जैसे डेडिकेटेड कंटेंट क्रिएटर्स को सपोर्ट मिले और हम और भी बेहतर और क्वालिटी कंटेंट आपके लिए ला पाएं। सीजन 2 जल्द ही आने वाला है, सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।